पूजा ने चाय छानी, 3 भरे हुए प्याले ट्रे में सजाए और बैठक की तरफ बढ़ी। दरवाजे के पास पहुंचते ही उसके कदम ठिठक गए। अंदर से कुसुम देवी और मधु दी की फुसफुसाती हुई आवाज़ें आ रही थी। देखा माँ, मैंने कहा था ना। मधु बहुत ही दबी हुई लेकिन तीखी आवाज़ में कह रही थी। कल जो मैंने उसे अपना सूट का नाप दिया था, उसने जानबूझकर उसे कंधों से ढीला करके सिल दिया। उसे पता है कि मुझे फिटिंग वाले कपड़े बहुत पसंद हैं। भाभी तो मुझसे प्यार ही नहीं करती। उसके दिल में मेरे लिए सिर्फ खोट ही भरा है। मैं तो इस घर में बस एक मेहमान बन के ही रह गई हूँ। पूजा का दिल धक से रह गया। कल रात 12 बजे तक अपनी कमर का दर्द भूलकर उसने वो सूट सिला था ताकि आज सुबह मधु उसे पहन सके। सूट बिल्कुल सही सिला था, लेकिन मधु की फितरत ही ऐसी थी। वो सामने से मीठा बोलती और पीठ पीछे कुसुम देवी के कानों में जहर भर दी। पूजा ने एक लंबी सांस ली, चेहरे पर मुस्कान लाई और अंदर गई। चाय लीजिए माँ जी। मधु, तुम्हारी चीनी वाली चाय। मधु ने तुरंत चेहरे के भाव बदले। उसने एक बनावटी मुस्कान के साथ चाय का प्याला लिया। अरे वाह भाभी, आपके हाथ की चाय पिए बिना तो मेरी सुबह ही नहीं होती। आपको तो जादू आता है। पूजा ने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाकर वापस रसोई में आ गई। ये रोज का नाटक था। पूरी दिनचर्या थी पूजा की कमियां निकालने की और कुसुम देवी को भड़काने में बीतती थी। कभी सब्जी में नमक को लेकर, तो कभी कपड़े धोने के तरीके को लेकर, तो कभी पूजा के मायके को लेकर। दोपहर के समय पूजा पूरे घर की सफाई कर रही थी। मधु दीवार से टिककर अपने मोबाइल में लगी हुई थी। कुसुम देवी पास में ही बैठी स्वेटर बुन रही थी। माँ, मेरी सास का फ़ोन आया था। मधु ने अचानक नया मुद्दा छेड़ा। कह रही थी कि दिवाली आ रही है। पूछ रही थी कि मायके से क्या लेकर आऊँगी। आपको तो पता है ना, उनका लालच ख़त्म ही नहीं होता। लेकिन मैं उनको क्या जवाब दूँ? भाभी तो वैसे ही मुझसे कुछ देना पसंद ही नहीं करती। पिछली बार जो साड़ी दी थी, उसका रंग एक ही धुलाई में निकल गया था। मेरी सास ने मुझे इतने ताने मारे कि मैं खून के घूंट पी के ही रह गई। भाभी को तो अपनी ननद से कोई लगाव ही नहीं है। मैं तो सोच रही हूँ कि इस बार मैं मायके से कुछ लेकर ही ना जाऊँ। कम से कम मेरी इज्जत तो बचेगी। कुसुम देवी के हाथ रुक गए। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने तुरंत पूजा को आवाज़ लगाई। पूजा, इधर आ जरा। पूजा झाड़ू छोड़कर भागती हुई आई। जी माँ जी। पिछली बार तूने मधु को जो साड़ी दी थी, वो क्या कूड़े के भाव उठा के लाई थी? मेरी बच्ची को भी ससुराल में जलील होना पड़ा। तू जानबूझकर ऐसा करती है ताकि मेरी बेटी को घर उजड़ जाए। कुसुम देवी ने बिना सोचे समझे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। मैंने ऐसा नहीं किया माँ जी। वो साड़ी मैंने शहर की सबसे बड़ी दुकान से अपनी पूरी 1 महीने की बचत से खरीदी थी। वो सिल्क की थी, उसका रंग कैसे निकल सकता है? पूजा ने समझाने की कोशिश की। मधु ने तुरंत आंखों में आंसू भर लिए। अब आप मुझे झूठा साबित करेंगी भाभी? ठीक है, मैं ही झूठी हूँ। मैं तो हमेशा से आपके और भैया के बीच का कांटा हूँ। मैं कल ही अपने घर चली जाऊँगी। मधु ने रोने का ऐसा परफेक्ट नाटक किया कि कुसुम देवी पिघल गई और उन्होंने पूजा को बुरी तरह डांटना शुरू कर दिया। पूजा चुपचाप सुनती रही। रात को जब विनय घर आया तो कुसुम देवी और मधु ने मिलकर उसके सामने पूजा की खूब बुराई की। विनय ने अपने कमरे में आकर पूजा पर गुस्सा निकाला। तुम मेरी बहन के साथ ऐसा क्यों करती हो? वो बेचारी कुछ दिन के लिए आती है, तुम उसे खुश नहीं रख सकती हो? वो रो रही थी तुम्हारे बर्ताव की वजह से। पर विनय, मैंने तो कुछ नहीं किया। पूजा ने सफाई देनी चाहिए, लेकिन विनय ने हाथ उठाकर उसे चुप करा दिया और करवट लेकर वो सो गया। पूजा पूरी रात सोती रही। उसने मधु को खुश करने के लिए क्या क्या नहीं किया, क्या कुछ नहीं किया। जब मधु बीमार होती तो पूजा रात रात भर जागकर उसके पैर दबाती, उसकी पसंद का खाना बनाने के लिए घंटों रसोई में खड़ी रहती। लेकिन बदले में उसे क्या मिलता? सिर्फ चुगलियाँ, ताने और घोर जिल्लत। मधु एक ऐसा जहर थी जो पूजा के आत्मसम्मान को रोज थोड़ा थोड़ा ख़त्म कर रही थी। दिन बीतते गए। घर में मधु की बेटी का पहला जन्मदिन मनाने की तैयारियां हुई। ये तय हुआ कि एक बड़ी दावत रखी जाएगी जिसमें सभी रिश्तेदारों को बुलाया जाएगा। पूजा ने इस आयोजन के लिए दिन रात एक कर दिया। वो सुबह 4 बजे उठकर पकवान बनाती, पूरे घर को सजाती और मेहमानों के सत्कार का सारा जिम्मा अपने कंधों पर ले लिया था। मधु ने कोई काम नहीं किया। वो बस रोज सज धज कर बैठ जाती और अपनी सहेलियों के साथ गप्पे मारती रहती। मेहमान आना शुरू हुए। घर खचाखच भर गया था। पूजा रसोई से बाहर ही नहीं निकल पा रही थी कि तभी उसे प्यास लगी और वो पानी पीने के लिए बैठक के पास से ही गुजरी। वहाँ मधु अपनी जेठानी और कुछ खास औरतों के बीच बैठी थी।
उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन इतनी तेज़ ज़रूर थी कि पूजा के कानों तक पहुंच जाए। अरे क्या बताऊं दीदी, मधु कह रही थी, मेरी भाभी तो नाम की है, सारा काम तो माँ और मुझे करना पड़ता है। ये जो पूरी सजावट आप देख रही हो ना, ये सब मैंने करवाई है। भाभी तो बस रसोई में छुप कर ही बैठ जाती हैं। और पता है, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है और उन्होंने उसे एक मामूली सी चांदी की पायल दी है। इनके मायके वालों की जैसी औकात होगी वैसे ही तो इनकी सोच होगी। भिखारी खानदान है, चाहिए तो राशि दिल कहाँ से लाएगी। मुझे तो तरस आता है अपने भाई की किस्मत पर। मधु की इस बात पर वहाँ बैठी औरतें दबी दर्द की हंसी हंसने लगी। पूजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस पायल को मधु मामूली कह रही थी, उसे खरीदने के लिए पूजा ने अपनी माँ की दी हुई सोने की एक पुरानी अंगूठी बेची थी, क्योंकि विनय ने इस महीने पैसे देने से मना कर दिया था और उसके मायके वालों को भिखारी कहा। पूजा के पिता एक सम्मानित शिक्षक थे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी से जी थी। पूजा का शरीर कांपने लगा। उसकी आंखों से आंसू नहीं बल्कि आग बरसने लगी। 3 साल की घुटन, 3 साल की चुगलियाँ, झूठे आंसू और रोज रोज की जिल्लत, सब कुछ एक खौफनाक सैलाब बनकर उसके दिमाग पर चढ़ गया। उसके सब्र का बांध, जो उसने संस्कारों और सहनशीलता से बनाया था, आज एक झटके में ही टूट गया। पूजा ने पानी का गिलास जोर से मेज पर पटका। गिलास के टूटने की तेज आवाज़ से पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। सभी मेहमानों की नज़रें पूजा पर टिक गई। कुसुम देवी और विनय भी चौंक कर इधर देखने लगे। पूजा भारी कदमों से मधु की तरफ बढ़ी। उसका चेहरा इतना भयानक और तमतमाया हुआ था कि मधु की हंसी वहीं जम गई। भाभी, क्या हुआ? मधु ने डरते हुए पूछा। पूजा उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई। उसने कुछ नहीं कहा। उसने अपना दायां हाथ उठाया और अपने 3 साल के दर्द और गुस्से को समेटकर मधु के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। उस थप्पड़ की आवाज़ ने पूरे घर की दीवारें हिला दी। मधु का सिर एक तरफ घूम गया। उसके कान की बाली टूटकर दूर जा गिरी। वो झटके से दीवार से टकराकर नीचे बैठ गई। उसके गाल पर पूजा की उंगलियों के लाल निशान उभर आए। पूरे घर में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। कुसुम देवी की आंखें फटी रह गई। कुछ सेकंड के बाद वो पागलों की तरह चिल्लाते हुए पूजा की तरफ दौड़ी। तूने मेरी बच्ची पर हाथ उठाया? तेरी इतनी हिम्मत? उन्होंने पूजा को धक्का देना चाहा, लेकिन पूजा अपनी जगह पर पत्थर की तरह खड़ी रही। विनय दौड़ कर आया। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। ये क्या किया पूजा? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुमने मेरी बहन को सबके सामने थप्पड़ कैसे मारा? विनय ने हाथ उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन पूजा ने उसकी आंखों में ऐसी नज़र से देखा कि उसका हाथ हवा में ही रुक गया। उस वक्त पूजा कोई आम औरत नहीं लग रही थी। वो साक्षात चंडी का रूप लग रही थी। हाथ नीचे रखो अमन। पूजा की आवाज़ इतनी भारी और तेज़ थी कि वहाँ मौजूद हर इंसान सिहर गया। अगर आज तुमने मुझ पर हाथ उठाया तो मैं कसम खाती हूँ कि ये घर शमशान बन जाएगा। मधु अब तक सदमे से बाहर नहीं आई थी। वो अपना गाल पकड़े फूट फूट कर रोने लगी। भैया, आपने देखा, इस औरत ने मुझे सबके सामने मारा। अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रुकूंगी। इसने मेरी इज्जत ही मिटा दी। मधु ने जेठानियों की तरफ देखते हुए ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू किया कि तभी पूजा दहाड़ती हुई आवाज़ में बोली, चुप हो जा मधु। और वो उसके बिल्कुल सामने झुककर बोली, ये झूठे आंसू अपनी माँ और अपने इस भाई को दिखा। मेरी इज्जत की बात करती है तू? फिर वो मुड़ी और कुसुम देवी व विनय की तरफ देखते हुए बोली, 3 साल, पूरे 3 साल मैं इस घर में नौकरानी बन के जी रही हूँ। सुबह 5 बजे से रात के 11 बजे तक इस घर के लिए खपती हूँ, और तुम्हारी ये लाडली सारा दिन मेरी बुराई करती है। कुसुम देवी गुस्से में कुछ कहते हुए बढ़ी तो पूजा ने हाथ उठाकर रोक दिया। आज कोई बीच में नहीं बोलेगा। उसकी आवाज़ में ऐसा तेज था कि सब चुप हो गए। मैंने 3 साल तक चुप रहकर घर जोड़ने की कोशिश की, लेकिन आज तुम्हारी बेटी ने मेरे माँ बाप को भिखारी कहा। फिर उसकी नज़र विनय पे टिक गई। और तुम जो अभी मुझ पर हाथ उठाने आए थे, तुम्हें पता भी है तुम्हारी बहन ने अपनी बेटी को जो पायल पहनाई है वो कहाँ से आई है? विनय सन्न रह गया। पूजा बोली, तुमने कहा था इस महीने पैसे नहीं हैं। मैंने अपनी माँ की दी हुई सोने की अंगूठी बेचकर वो पायल खरीदी थी, ताकि इस घर की इज्जत बनी रहे, और यही बहन मुझे भिखारी खानदान की कह रही है। विनय के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे इस सच का अंदाज़ा तक नहीं था। पूजा फिर मधु के पास गई और अब डर से कांप रही थी। तू कहती थी मैं तुझसे प्यार नहीं करती। सुन, प्यार इंसान से किया जाता है, ऐसे लोगों से नहीं जो हर दिन जहर घोलते हैं। उसकी आवाज़ ठंडी लेकिन चुभने वाली थी। आज का ये थप्पड़ सिर्फ एक वार नहीं है, ये मेरे 3 साल का दर्द और आंसुओं और मेरे माँ बाप के अपमान का हिसाब है। कमरे में खामोशी छा गई। मेहमान भी सब समझ चुके थे।
कुसुम देवी ज़मीन पर बैठकर रोने लगी। इसे घर से निकालो। लेकिन विनय चुप खड़ा रहा। उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कुछ कहने की। पूजा ने साफ शब्दों में कहा, मुझे निकालने की औकात इस घर में किसी की नहीं। ये घर जितना विनय का है उतना मेरा भी है। मैं यहीं रहूँगी। लेकिन आज के बाद अगर मधु ने मेरी ज़िंदगी में दखल दिया या तुमने उसकी बातों पर मुझसे ऊंची आवाज़ में बात भी की तो ये थप्पड़ सिर्फ शुरुआत था। इतना कहकर वो बिना किसी सफाई के अपने कमरे में चली गई। दरवाजे के बंद होने की आवाज़ ने पूरे घर के घमंड को तोड़ दिया। अगले दिन मधु चुपचाप अपने ससुराल चली गई। उसके चेहरे का निशान तो मिट गया, लेकिन उसके अहंकार पर ताला लग गया। कुसुम देवी और विनय भी अब सीमा से नजरें मिलाने से कतराने लगे। उन्हें समझ आ गया था कि जिसे वो कमज़ोरी समझ रहे थे वही पूजा की सबसे बड़ी ताकत थी। और उस दिन के बाद पूजा ने अपनी इज्जत किसी से मांगी नहीं, बल्कि अपने हक से छीन ली। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आशा करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।